अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। इसकी ये बाब नंबर 1 यानी 8 क्लास का लेसन था फसली पैदावार और इंतज़ाम। उसके अंदर हमने पढ़े थे कि ग़िज़ा क्यों ज़रूरी होती है, पौधों को और जानदारों को, ये पढ़ाई थी। इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि फ़सल किसे कहते हैं, फ़सल में भी किस्में बताई थी, ख़रीफ़ की फ़सल और रबी की फ़सल किसे कहते हैं। अब हमने जो मराहिल पढ़े थे कि मिट्टी को किस तरह यानी खेती को किस तरीके से किया जाता है। तो पहला स्टेप था मिट्टी की तैयारी करना। मैंने आपको 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिट्टी की तैयारी किस तरीके से किया जाती है, किस तरीके से उसको पोला किया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर बुआई की जाती है। सेकंड स्टेप हमारा चल रहा था बुआई। बुआई में सबसे पहले हम बीजों का इंतखाब करते हैं। उसमें एक ड्रम लेते हैं, ड्रम में पानी लेते हैं, उसमें अच्छे बीज सेहतमंद बीजों को डालते हैं तो सेहतमंद बीज नीचे बढ़ जाते हैं। बुरे और जो ख़राब बीज होते हैं, हल्के-फुल्के होते हैं तो वो ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरीके से बीजों का हम इंतखाब करते हैं। अब बीजों का इंतखाब हो गया, उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप रवायती औज़ार कि किस तरीके से बीजों को बोया जाता है। तो एक जो पुराना तौर तरीका था वो केफ की शक्ल का होता है। बीजों को केफ के अंदर भर दिया जाता है और इसमें नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइप होते हैं, ऐसे नुकीले सिरे वाले गोल-गोल इस तरीके से 2 या 3 पाइप होते हैं। और जो पाइप होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में मिट्टी में घुस जाते हैं और वहाँ तक के बीज पहुँच जाते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है बीज ड्रिल या सीड ड्रिल बोलते हैं इसको। अब ये जो सीड ड्रिल है या बीज ड्रिल है आजकल बुआई के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ट्रैक्टर या ट्राली में लगा दिया जाता है और इस औज़ार के ज़रिए बीजों को यकसा तौर पर मुनासिब फ़ासलों पर, जैसे मतलब यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरीके से यकसा तौर पर मुनासिब फ़ासलों पर बीजों को गहराई तक के बोया जाता है। इससे बीज मिट्टी और में अच्छी तरह ढक जाते हैं और इन्हें परिंदों के ज़रिए कोई नुकसान नहीं पहुँचता। जैसे बीज मिट्टी में अच्छी तरह ढक गया, सपोज़ यहाँ पर बीज ढक गए तो इसके ऊपर मिट्टी आ गई। अब मिट्टी में गहराई तक के घुस गए बीज, तो बीज ड्रिल से ये फ़ायदा है कि एक यकसा दूरी पर बीज बोए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि परिंदों से भी बचत हो जाती है, परिंदे भी इसको ज़्यादा चुगते नहीं हैं और इसमें वक़्त और मेहनत दोनों की बचत होती है क्योंकि एक लाइन से लगते चले जाते हैं। पौधों की कसाफ़त को कम करने के लिए बीजों के दरमियान मुनासिब फ़ासला, जैसे पौधे एक सरी के पौधे ही पौधे ना उग जाए, इसलिए उसमें मुनासिब उनकी कसाफ़त को कम करने के लिए बीजों के दरमियान में मुनासिब फ़ासला बहुत अहम है। और इससे पौधों को सूरज की रोशनी, तग़ज़िया और पानी मुनासिब मिक़दार में हासिल होता है। जैसे दूरी-दूरी पर रहेंगे तो क्या होगा, सूरज की रोशनी भी बराबर मिलेगी, हर पौधे को पानी जो है, तग़ज़िया है, सभी मुनासिब मिक़दार में हासिल होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा बुआई के बाद खाद और फर्टिलाइज़र मिलाना। वो अशिया जिन्हें पौधों की सेहतमंद नमूने के लिए मग़ज़ी की शक्ल में मिट्टी में मिलाया जाता है। मतलब मिट्टी है, मिट्टी में मग़ज़ी बनाने के लिए सेहतमंद पौधे उगे से उसमें जो मिलाया जाता है उसको खाद और फर्टिलाइज़र कहते हैं। मिट्टी पौधों को मादनी तग़ज़िया फ़राहम करती है। ये तग़ज़िया पौधों की नमो के लिए ज़रूरी होते हैं। फसल जो है फसलों को मुसलसल तौर पर उगाने से मिट्टी में कुछ मख़सूस तग़ज़िया ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एक ही खेत पे मान लो एक ही खेत है और उसी में एक के बाद एक फसल लगाई जाएगी तो उसमें जो तग़ज़िया है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सब ख़त्म हो जाएँगे, जिससे अगले पौधे जो उगाए जाएँगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, जिनसे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी। और कुछ इलाकों में क्या होता है कि किसान जो है वो इसी तरीके से करते हैं कि फसल में एक फसल के बाद दूसरी फसल उगा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए खेत को खुला नहीं छोड़ते। इस वजह से भी खाद और फर्टिलाइज़र का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी में मग़ज़ियात की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद मिलाता है, इसे खाद मिलाना कहते हैं। और अगर खाद नाकाफ़ी और सही तरीके से नहीं दी जाए तो पौधे कमज़ोर हो जाएँगे। अगर पौधे कमज़ोर हो गए तो खेती पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, अर्निंग कम होगी, है ना? तो इसलिए खाद मिलाना और फर्टिलाइज़र मिलाना किसान को इसका नॉलेज होना चाहिए, सही तरीके से किस तरह खाद और फर्टिलाइज़र को मिलाया जाए। खाद एक नामियाती शय है जिसे पौधे या जानवरों के फसले से तहलील करके हासिल किया जाता है। जैसे गोबर हुआ, इससे बनाया जाता है। किसान पौधों और जानवरों के फसलियात को खुली जगह में किसी गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और तहलील होने के लिए छोड़ देते हैं। तहलील का अमल कुछ खुरदर्जी अंजाम दे में तहलील के अमल में कुछ खुरदर्जिये रहते हैं जो काम अंजाम देते हैं और तहलीलशुदा मादे का इस्तेमाल नामियाती खाद की शक्ल में किया जाता है। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि वर्मी को कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग मतलब वही जो कि जानवरों के तहलीलशुदा जो फजलात होते हैं उसमें पत्ती वगैरह, कुछ कचरा, कुछ झाड़ पेड़ की पत्तियाँ वगैरह रहती है और कई टाइम के लिए उसे खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें खुरदजवे पैदा हो जाएगा। खुरदजवे क्या करते हैं कि वो अपना काम करना शुरू करते हैं, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो 3-4 टॉपिक है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। किसान रामलाल को एग्रो नेचर फार्मिंग्स की वर्मी कंपोस्ट से हुआ लाभ।
गांव के किसान रामलाल को हर साल अपनी फसल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। महंगे रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता भी कम हो रही थी। फिर एक दिन उसने एग्रो नेचर फार्मिंग्स की ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसी से सुना कि इससे फसल काफी अच्छी होती है। तो बिना देरी करे रामलाल ने इसको खरीद लिया और अपने खेत में इस्तेमाल किया। कुछ ही महीनों में उसके खेत की मिट्टी उपजाऊ हो गई और फसल पहले से दोगुनी होने लगी। कम लागत में अधिक उत्पादन ने उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर दी। अब रामलाल अपने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती को अपनाने और एग्रो नेचर फार्मिंग्स की ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जिससे सभी का भला हो सके। एग्रो नेचर फार्मिंग्स की ऑर्गेनिक